आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिकल सेल एनीमिया रोग है वो क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिकल सेल जो एनीमिया रोग है वो ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक रोग है, यानी ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक रोग है। इसमें हीमोग्लोबिन का नियंत्रण दो जीनों के द्वारा होता है। पहला होता है HbA सामान्य, दूसरी है HbS। ये होती है असामान्य हीमोग्लोबिन। यानी कहने का मतलब है ऑटोसोमल का मतलब होता है जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों के ऊपर इस रोग की जीन है वो पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑटोसोमल अप्रभावी रोग कहते हैं। अब देखो इस रोग का कारण क्या है। सिकल सेल एनीमिया रोग का कारण क्या है। सिकल सेल एनीमिया रोग का कारण देखो डीएनए है वो पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक में मैसेंजर आरएनए वो संदेश लेकर आता है और वो संदेश एमिनो एसिड के रूप में रूपांतरित होते हैं और ये एमिनो एसिड है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ देखो जो सामान्य आरबीसी होती है उस सामान्य आरबीसी में व्यक्ति में डीएनए में ये नाइट्रोजनी क्षारक है सीटीसी पाए जाते हैं और ये एमआरएनए संदेश लेकर आता है जीएजी। और यहाँ पे ग्लूटेमिक एमिनो एसिड है वो सामान्य प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी यहाँ जो छठा स्थान है, छठे स्थान पर ग्लूटेमिक एमिनो एसिड है वो पाई जाती है और ये होती है सामान्य आरबीसी की आकृति। सामान्य आरबीसी की आकृति जिसके द्वारा रक्त का प्रवाह आसानी से होता है और ऑक्सीजन है इस आरबीसी के साथ में आसानी से जुड़ पाती है। अब होता है सिकल सेल्ड आरबीसी। सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होने के बाद में आरबीसी की आकृति कैसी होती है। ये देखो यहाँ T और यहाँ A उत्परिवर्तन हो जाता है। ये T के स्थान पर आ जाता है A आ जाता है। A आने से यहाँ पे क्या बनता है GUG। आनुवांशिक कोडॉन क्या बनता है? GUG बनता है और ये वेलिन एमिनो एसिड को क्या करता है? कोडित करने का कार्य करता है। और छठे स्थान पर ग्लूटेमिन के स्थान पर आ जाता है वेलिन आ जाता है और वेलिन आ जाते ही आरबीसी की जो आकृति है वो हंसी आकार हो जाती है, यानी बदल जाती है। और आरबीसी की आकृति बदलते ही इस आरबीसी के ऊपर ऑक्सीजन है वो नहीं जुड़ पाती और ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाती जिसके कारण से ऑक्सीजन का परिवहन है वो नहीं हो पाता है। इसे हम बोलते हैं वीकर या सिकल सेप्ड आरबीसी बोलते हैं। ये रोग का क्या है? कारण है। क्या है रोग का कारण? यानी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो है छठे स्थान पर ग्लूटेमिक एमिनो एसिड बनता है और उसके स्थान पर आ जाता है वेलिन आ जाता है और वेलिन आने के कारण आरबीसी की जो आकृति है वो बदले जाती है। आरबीसी की आकृति क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि रोग की जो वंशागति है वो किस प्रकार से होती है। रोग की वंशागति को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा HbA और HbA बराबर होगा सामान्य नर और मादा। सामान्य नर और मादा। दूसरी कंडीशन है HbA और HbS। ये होगा, ये जो कंडीशन होगी वाहक नर या मादा। लास्ट जो कंडीशन आएगी HbS और HbS। ये जो कंडीशन आएगी ये कंडीशन आएगी रोगी नर या मादा।
रोगी नर या मादा। यानी कहने का मतलब क्या है, एच बी ए सामान्य हीमोग्लोबिन है सामान्य नर और मादा में, एच बी एस वाहक नर या मादा, एच और एच रोगी नर या मादा। ये कंडीशन आएगी। जो कंडीशन आती है एच बी एस जीन प्रारूप दर्शाने वाली नर या मादा संतति की भ्रूणीय अवस्था में ही डेथ हो जाती है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया की जीन है ना, वो समयुग्मजी स्थिति में, ये समयुग्मजी स्थिति है, इस स्थिति में घातक प्रभाव को दर्शाएगी, घातक प्रभाव को प्रदर्शित करेगी, जिसके कारण से जीव की भ्रूणीय अवस्था में या संतति की भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये स्थिति इसमें महत्वपूर्ण है। इस रोग की जो वंशागति निकालते हैं उसमें हमें 3 ही पॉइंट ध्यान में रखने। एच बी ए यदि हमें प्रश्न में कहे सामान्य नर और सामान्य मादा है तो हम लेंगे एच और एच। हमें कहे वाहक नर या वाहक मादा है तो एच। हमें कहे रोगी नर या रोगी मादा है तो एच और एच कंडीशन लेंगे और फिर इनकी वंशागति का हम अध्ययन करेंगे। फिर हम इसमें एक दूसरी बात करते हैं, विकृत जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी, विकृत हीमोग्लोबिन युक्त जो आरबीसी है O2 परिवहन करने की क्षमता उसकी बहुत कम हो जाती है। अतः ऐसी व्यक्तियों में कोशिकाओं में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे मनुष्य थोड़ा सा परिश्रम करते ही क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है सिकल सेल एनीमिया के रोगी। सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी हैं उन रोगियों में क्या होता है, मलेरिया रोग के प्रतिरोधी होते हैं वो, और क्योंकि प्लाज्मोडियम सिकल सेल सेप्ट को संक्रमित नहीं कर पाता। इसका रीजन है सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी है ना, उन व्यक्तियों में मलेरिया रोग का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम क्या नहीं कर पाता है, सिकल सेप्ड आरबीसी को संक्रमित नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, संक्रमित नहीं कर पाता है। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी हैं उन व्यक्तियों में मलेरिया रोग है वो नहीं होता है। उन व्यक्तियों में कौन सा रोग नहीं होगा, मलेरिया रोग है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन बताया। एक सिकल सेल एनीमिया का रोगी है, उसमें मलेरिया रोग का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या नहीं कर पाता है, सिकल सेप्ट आरबीसी को संक्रमित नहीं कर पाता है। यानी आरबीसी की आकृति क्या हो गई, चेंज। अब इसको संक्रमित नहीं कर पाएगा और संक्रमित नहीं कर पाने के कारण से उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इस रोग की वंशागति के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको इसमें कंडीशन दी हुई है, जैसे पहली कंडीशन है वो आपको दी हुई है सामान्य नर दिया हुआ है और वाहक मादा दी हुई है। अब इनकी वंशागति आपको निकालनी है, तो मैंने बताया सामान्य नर और सामान्य मादा के लिए कंडीशन आएगी HbA और HbA। वाहक मादा के लिए कंडीशन आएगी HbA और HbS। ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के युग्मक बन गए। पहला बन गया HbA और दूसरा बन गया HbA, दोनों एक समान है। यहाँ पे 2 प्रकार के युग्मक बने HbA और HbS। अब पहले का क्रॉस हमने पहले से करवाया तो लिखेंगे HbA और HbA। ये कंडीशन हो गई सामान्य नर और सामान्य मादा पहली। दूसरी कंडीशन है HbA और HbS। ये कंडीशन हो गई वाहक नर या वाहक मादा। फिर इसके बाद में ये तीसरी कंडीशन आएगी HbA और HbA। ये भी कंडीशन आ गई सामान्य नर और सामान्य मादा।
लास्ट कंडीशन आएगी HBA और HBS, ये कंडीशन आएगी वाहक नर और मादा, वाहक नर और मादा। यानी कहने का मतलब है 50% संतति है वो तो होगी सामान्य, और 50% जो संतति है वो होगी वाहक नर या मादा। यहां भी आएगी नर या मादा। यानी इस प्रकार से हम सिकल सेल एनीमिया रोग की वंशागति का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल था ये सामान्य नर का और वाहक मादा का एग्जाम्पल था, इसमें हमें इनकी प्रतिशत मात्रा निकालनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से इन आंकी प्रश्नों को हमें हल करें। जैसे दूसरी कंडीशन आपको दी है वाहक नर, वाहक नर का हमें क्रॉस करवाना है वाहक मादा के साथ, वाहक मादा के साथ हमें क्रॉस करवाना है। तो वाहक नर में हम लिखेंगे HBA और HBS, वाहक मादा में लिखेंगे HBA और HBS। यहाँ पर दो स्थिति बनेगी, पहली है HBA और दूसरी बनेगी HBS। यहाँ भी दो स्थितियां बनेगी HBA और HBS। पहले का क्रॉस हम करवाएंगे तो बनेगा HBA और HBA, HB का मतलब हीमोग्लोबिन है। यहाँ ये कंडीशन हमें पता है सामान्य नर और सामान्य मादा की बनेगी। ये जो कंडीशन है HBA HBS ये बनेगी वाहक नर और मादा की कंडीशन बनेगी। ये जो कंडीशन है HBA और HBS ये बनेगी वाहक, ये बनेगी वाहक नर, वाहक नर या मादा की। और लास्ट जो कंडीशन बनेगी HBS और HBS ये बनेगी रोगी नर या मादा, रोगी नर या मादा की बनेगी कंडीशन। अब देखो ये कंडीशन है सामान्य नर और मादा, सामान्य नर और मादा 25%, फिर है वाहक नर और मादा 50%, और ये कंडीशन बनेगी 25% रोगी नर और मादा। HBS और HBS घातक स्थिति होती है, इस अवस्था ये समिग्मजीय अवस्था है, और इस अवस्था में जो नर या मादा है भ्रूणीय अवस्था में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ये स्थिति थी वाहक नर और वाहक मादा की। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है उसकी वंशागति का हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी सिकल सेल एनीमिया जो रोग है वो रोग उसमें क्या होता है, आरबीसी की आकृति है वो बदले जाती है, और आरबीसी की आकृति बदलने से क्या होता है कि ऑक्सीजन है उस आरबीसी के ऊपर नहीं जुड़े पाती। अब सिकल सेल एनीमिया को मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो सिकल सेल एनीमिया रोग सबसे पहले होता क्या है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक, आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है, अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्रों के ऊपर इस रोग की जीन है वो उपस्थित होती है, इसलिए नाम हो गया ऑटोसोमल। अप्रभावी क्यों हुआ, अप्रभावी का मतलब होता है कि प्रभावी जीन की उपस्थिति में ये अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं करती है, इसलिए नाम हो गया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक। आनुवांशिक का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। दूसरी बात आती है इसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण का नियंत्रण दो जीनों के द्वारा होता है। पहला जीन होता है HBA और दूसरा जीन है वो पाया जाता है HBS। पहला तो होता है सामान्य हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, सामान्य हीमोग्लोबिन, और ये होता है असामान्य, असामान्य
हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन हम जानते हैं आरबीसी में एक श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। इसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और जुड़कर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो इस जीन के द्वारा, इन जीनों के द्वारा क्या होता है, इसके नियंत्रण की क्रिया। तीसरा इसमें पॉइंट आता है रोग की वंशागति में। हमें याद रखना है HbA। दूसरी कंडीशन है HbA और HbS। तीसरी कंडीशन है HbS और HbS। पहली जो कंडीशन है सामान्य नर और मादा, दूसरी कंडीशन है वाहक नर और मादा, तीसरी कंडीशन है रोगी नर और मादा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, ये समयुग्मनजी घातक अवस्था होती है, यानी दोनों जो जीन है वो एक ही अवस्था में है, एस लगाओ पर एस लगाओ, तो ये घातक अवस्था होती है और इस संतति की भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। यानी ऐसे जीन जो समयुग्मजी स्थिति में अपने घातक प्रभाव को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। घातक प्रभाव है, ये लेथल जीन कहलाती है। कौन सी जीन है ये, लेथल जीन कहलाती है, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है भी। इसके बाद में इसका मुख्य पॉइंट आता है कि इसमें क्या होता है, जो छठे स्थान पर ग्लूटेमिक एमिनो एसिड पाया जाता है, ग्लूटेमिक एमिनो एसिड पाया जाता है, इसके स्थान पर आ जाता है वेलिन आ जाता है, और वेलिन आ जाने से बनने वाली जो प्रोटीन है वो उत्परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोटीन उत्परिवर्तित हो जाती है, और इसी के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग है वो क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद में हम इसमें सिकल सेल जो एनीमिया है इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमें ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, एक सामान्य स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह शादी करती है, उनकी एक लड़का पैदा होता है जिसकी भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो जाती है। प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, देखो एक सामान्य स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है, उनके एक लड़का पैदा होता है जिसकी भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो जाती है तथा उसका पति भी मर जाता है। वह एक पुरुष से शादी करती है जो सिकल सेल एनीमिया रोग का वाहक है, तो इनसे पैदा होने वाले बच्चों में सिकल सेल एनीमिया की स्थिति याद करो। सिकल सेल एनीमिया रोग की स्थिति है वो याद करो। अब देखो इस प्रश्न को समझना है। पहले एक सामान्य स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है, उसके एक लड़का पैदा होता है जिसकी भ्रूणीय अवस्था में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब देखो भ्रूणीय अवस्था में डेथ है वो होने का रीजन होता है HbS।
HBS और HBS घातक जीन जब बनेगी समयुग्मजीय अवस्था में तभी उसकी डेथ होगी। तो एक सामान्य स्त्री, तो सामान्य स्त्री में यहाँ पे जीन प्रारूप होगा HBS और HBS, यानी स्वयं में रोग नहीं है, रोग को फैलाएगी, तो ये कहलाएगी वाहक मादा। दूसरा सामान्य पुरुष, तो इसमें भी कंडीशन होगी HBA और HBS, ये कंडीशन भी होगी वाहक नर की कंडीशन। यहाँ दो प्रकार के युग्मक बने HBA और HBS, यहाँ भी दो प्रकार के युग्मक बने HBA और HBS। अब इसका क्रॉस करवाया HBA और HBS। अब यहाँ पे जो लड़का उत्पन्न हुआ है जिसकी भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो गई है, उसमें जीन प्रारूप होगा HBS और HBS होगा। इस HBS और HBS के कारण से इस शिशु की भ्रूणीय अवस्था में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये समयुग्मनजी घातक अवस्था हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, हमें पता है कि जो स्त्री है उसमें है HBA और HBS, ये कंडीशन है वाहक मादा कंडीशन है। दूसरा अगला कह रहा है सामान्य पुरुष, वह है सिकल सेल वाहक है, तो इसमें कंडीशन होगी क्रॉस HBA और HBS, और ये भी हो गया वाहक नर। वाहक का मतलब है कि स्वयं में रोग के लक्षण नहीं है लेकिन दूसरे में रोग है, वो फैला सकता है। तो इसमें दो युग्मक बन गए HBA और यहाँ बन गया HBA, यहाँ बन गया HBA और यहाँ बन गया HBS। अब क्रॉस करवा दो, पहले का करवाया तो आएगा HBA और HBA, अब फिर पहले का दूसरे से करवाएंगे तो HBA और HBS, फिर इसका इससे करवा दो तो HBA और HBS, और लास्ट का इससे करवा दो तो HBS और HBS। अब देखो HBA और HBA, ये कंडीशन तो हो गई सामान्य नर और मादा, ये दो कंडीशन हो गई वाहक नर व मादा, और ये कंडीशन जो हो गई ये हो गई रोगी नर व मादा, जिसकी भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस प्रकार से इसके जो प्रश्न है उनको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ये सिकल सेल एनीमिया से संबंधित जो भी जितने भी प्रकार के आंकिक प्रश्न बनते थे वो आंकिक प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिए। 3 आंकिक प्रश्न बताएं और तीनों आंकिक प्रश्नों को आपको देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे फिनाइल कीटोनुरिया रोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।